नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करेंगे केदारनाथ की। तो केदारनाथ धाम में विकास कार्यों को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा बैठक की है और प्रधानमंत्री ने केदारनाथ के कामों का जायजा लिया। अभी केदारनाथ में काम के लिए 200 करोड़ की और जरूरत है, जिस पर प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अब केदारनाथ से रामबाड़ा तक रूट डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बद्रीनाथ धाम के विकास पर भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव को कहा कि अगले 100 साल को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाए। साथ ही प्रधानमंत्री ने चार धाम यात्रा को लेकर भी सवाल पूछे। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में सोशल डिस्टेंसिंग देखी है और केदारनाथ के कामों में प्रधानमंत्री मोदी खासे संतुष्ट भी नजर आए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री और सीएम के अलावा मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश और पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर भी मौजूद रहे। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, ये तो अच्छी बात रही कि प्रधानमंत्री ने जो समीक्षा बैठक की उसमें केदारनाथ में जो काम चल रहा है उसके लिए संतुष्टि जताई है और साथ ही साथ राज्य सरकार ने जो डिमांड की उसको भी कहा कि पूरा करने की कोशिश करेंगे। और एक बात और, उन्होंने 100 साल के प्लान को लेकर आगे बढ़ने की बात की है। यानी कि कहीं ना कहीं जो केदारनाथ धाम से प्रधानमंत्री का लगाव है और केदारनाथ धाम के डेवलपमेंट को लेकर जो प्रधानमंत्री हमेशा चिंतित रहते हैं, उसको लेकर आज की समीक्षा बैठक बेहद अहम रही। जी बिल्कुल, जो बात आपने कही कि प्रधानमंत्री का एक खास कंसर्न और एक मतलब एक मन से वो केदारनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा है, और वो बात आज जो लोग उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बाहर निकले उनसे बातचीत में यही बात सामने निकल के आई कि प्रधानमंत्री वहां पर जो काम चल रहे हैं उनको देख के संतुष्ट नजर आए। सबसे बड़ी बात की जो शंकराचार्य की समाधि है जो इस साल 31 दिसंबर 2020 तक बननी है, उसका काम तेजी से चल रहा है, ये बात उन्हें दिखाई गई। इवन खास बात यह रही कि पूरे ड्रोन के जरिए उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरे इलाके दिखाए गए। ड्रोन के जरिए केदारनाथ में ड्रोन मूव करता रहा और प्रधानमंत्री उसका वीडियो देखते रहे। तो प्रधानमंत्री चाहे सरस्वती नदी पर बन रहे घाट हो, चाहे केदारनाथ में शंकराचार्य की गुफा हो, चाहे फिर प्रधानमंत्री ने पिछले साल ध्यान लगाया था एक गुफा में, ध्यान गुफा उसे नाम दिया गया, मोदी गुफा उसे नाम दिया गया, उस तरह की 3 गुफाएं वहां पर बन रही हैं। तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें जानकारी दी कि तीनों पर तेजी से काम चल रहा है, इस पर भी आगे काम बढ़ाया जाएगा। और प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री ने एक बात जो कही कि यहां पर थोड़ी बजट की वहां पर जरूरत है, लगभग 200 करोड़ रुपए की। तो प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया मुख्यमंत्री को कि पैसे की कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैसा इसके लिए मुहैया कराया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों धाम, चाहे बद्रीनाथ हो चाहे केदारनाथ हो, दोनों जगहों पर काम इस तरीके से करें और यह सोचकर करें कि अगले 100 साल बाद भी यहां पर जो स्थितियां रहेंगी उसको देखते हुए काम करें। पार्किंग बद्रीनाथ में दूर रखी जाए, वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाए जाएं ताकि वहां पर पॉल्यूशन की स्थिति ना बने। जो खासतौर पर दिव्यांग हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए यहां पर व्हीकल चलाए जाएं। और सबसे बड़ी बात जो आज के एक नई बात जो प्रधानमंत्री की तरफ से निकल कर आई है, सबसे खास बात वो बात ये कि रामबाड़ा से लेके केदारनाथ के बीच ओपन व्यू बनाए जाएं। इस ओपन व्यू में आप इस तरीके से समझिए कि भगवान शिव की जो जीवन की लीलाएं रही है, भगवान शिव से जुड़ी जो कथाएं हैं, उन कथाओं को वहां पर दर्शाया जाए ताकि जो भी व्यक्ति केदारनाथ जाए पैदल मार्ग में, उसको वो सारी चीजें वहां पर अनुभूति हो, वो भक्तिमय माहौल में वहां पर रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह शिव भक्त माने जाते हैं, तो प्रधानमंत्री का कहना है कि रामबाड़ा से लेकर और केदारनाथ तक एक शिव जी का एक इस तरीके से ट्रैक बनाया जाए ताकि दोनों तरफ भगवान शिव की अलग अलग कथाएं उसमें नजर आए। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आश्वस्त नजर आए, संतुष्ट नजर आए, जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकारी दी। बिल्कुल दीपांकर, कहा जा सकता है कि चूंकि पर्यटन के हिसाब से काफी ज्यादा जो चारों धाम है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है और उसको लेकर उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम के बीच रामबाड़ा से लेकर एक तरीके से उसको डेवलप करने की उन्होंने बात की है। लेकिन चूंकि चार धाम यात्रा की शुरुआत की भी बात हो रही है तो इसको लेकर भी कुछ खास तरह के निर्देश या इंस्ट्रक्शन प्रधानमंत्री की तरफ से सीएम को या फिर प्रमुख सचिव को?
इसमें जो बात मुख्यमंत्री से जब हमने सवाल पूछा कि क्या प्रधानमंत्री ने चार धाम यात्रा को लेकर बातचीत की, तो मुख्यमंत्री का कहना था कि हाँ, चार धाम यात्रा को लेकर बातचीत हुई है। और प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम में जो अभी राज्य के लिए यात्रा खोली गई है देवस्थानम बोर्ड की तरफ से, उसके लिए वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के सर्कल बनाए गए। तो प्रधानमंत्री ने एक हल्के फुल्के अंदाज में कहा होगा कि ये डिस्टेंस आपके हिसाब से ठीक है या यहां पर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो चार धाम यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री का कंसर्न यह था कि जो भी राज्य सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है और इसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त रहें, यात्रियों को यहां पर पूरी सुविधाएं दी जाएं। लेकिन ये दोनों धाम है, बद्रीनाथ और केदारनाथ, वो प्रधानमंत्री के समय टॉप प्रायोरिटीज पर है। प्रधानमंत्री का यह कहना है कि 2013 की जो आपदा आई थी और तब की सरकार ने भी अगर कोई बात कही थी या कोई घोषणा की थी तो उसको भी आप सामने लाएं, उस पर भी काम किया जाएगा और बाकी जो कुछ काम यहां पर चल रहा है उसको तेजी से किया जाए ताकि ये डेवलपमेंट अच्छा हो सके केदारनाथ धाम का। बिल्कुल, तो दीपांकर कहा जा सकता है खुद प्रधानमंत्री इसकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं और आज जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है सीएम के साथ, उससे और उनके कामकाज से, जिस तरह से केदारनाथ और बद्रीनाथ में कामकाज हो रहे हैं उससे संतुष्ट भी दिखाई दिए और कुछ अपनी बातें भी रखी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं ऋषिकेश से। तो यहां पर खबर आ रही है कि एम्स में कोरोना संक्रमित की मौत हुई है, एम्स ऋषिकेश में, जिसमें 48 वर्षीय एक बिजनौर निवासी पेशेंट बताया जा रहा है। हार्ट निमोनिया की शिकायत पर एम्स में यह भर्ती कराया गया था। सोमवार को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट इस व्यक्ति की आई थी और प्रदेश में कोरोना संक्रमित मौतों का आंकड़ा अब इसे लेकर 16 हो गया है। तो ऋषिकेश से खबर है, यहां पर एम्स में कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। 48 वर्षीय बिजनौर निवासी पेशेंट बताया जा रहा है। सुनील नवप्रभात इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, एक और मौत ऋषिकेश एम्स में, अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है और ये जो पेशेंट है कब कोरोना की पुष्टि हुई और कहां से ये पहुंचा था यहाँ इलाज कराने? देखिए नीलू, प्रदेश में जैसे जैसे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसी तरह पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार प्रतिदिन 1 या 2 मौतें हो रही हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की। आज भी एक मौत हुई है जो ऋषिकेश एम्स से खबर आई है। 7 जून को ये पेशेंट ऋषिकेश एम्स में भर्ती हुआ था। हार्ट और निमोनिया की शिकायत पर इसका उपचार वहां पर चल रहा था। चूंकि ये बिजनौर से आया था तो इसलिए इसका पहले कोरोना सैंपल भी ले लिया गया था और रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसकी हालत भी चूंकि ठीक नहीं थी, तो उसके बाद वेंटिलेटर पर पेशेंट रखा गया, जहां उसने आज सुबह दम तोड़ दिया। तो प्रदेश में अभी तक कुल 16 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर प्रदेश में नीलू इससे और भी हालात पैदा हो रहे हैं कि जहां इन शवों को इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है या दफनाया जा रहा है, वहां पर पुलिस और प्रशासन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि जहां जहां भी शवों को ले जाया जा रहा है स्थानीय लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि जो कोरोना संक्रमित शव हैं उनको उनके क्षेत्र में न दफनाया जाए, उनके क्षेत्र में न उनका दाह संस्कार किया जाए। तो प्रशासन को एक नई चुनौतियों का भी साथ साथ सामना करना पड़ रहा है। चलिए सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और काशीपुर से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर होम क्वारंटीन में रह रही बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। अस्पताल में महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महिला को बुखार के बाद अस्पताल लाया गया था, जबकि 2 जून से महिला को क्वारंटीन किया गया था। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने महिला के क्वारंटीन होने की जानकारी नहीं होने की बात कही है। अब महिला का कोरोना सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। तो 2 जून से होम क्वारंटीन थी, लेकिन अस्पताल इस बात से इलाज इनकार कर रहा है। काशीपुर से एक खबर है, जहां पर होम क्वारंटीन में रही बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। अस्पताल में महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। महिला को बुखार के बाद अस्पताल लाया गया था, जबकि 2 जून से महिला को क्वारंटीन किया गया था। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने महिला के क्वारंटीन होने की जानकारी नहीं होने की बात की है। इस वजह से अब उनकी मौत के बाद अब महिला का जो कोरोना सैंपल है उसे जांच के लिए भेजा गया है, ताकि ये पता लग पाए कि क्या ये कोरोना पॉजिटिव महिला थी, मरीज थी और इस वजह से उनकी मौत हुई है। तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। होम क्वारंटीन की बात आ रही है, बुखार आया इस महिला को, अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन अब कह रहा है कि होम क्वारंटीन ये महिला थी कि नहीं थी, इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी अस्पताल प्रशासन को नहीं है। इसलिए अस्पताल प्रशासन ने अब इनके सैंपल को जांच के लिए भेजा है, ताकि पता चल सके कि ये कोरोना पेशेंट थी या फिर नहीं। गोविंद पाटनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, काशीपुर संवाददाता। गोविंद, क्या ये वाकई में पहले से क्वारंटीन थी, कोविड की पेशेंट थी और बाद में बुखार आया, इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया? क्योंकि डॉक्टर जो प्रशासन है अस्पताल का, वो तो इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि हमें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है कि ये क्वारंटीन थी घर में।
देखिए नीलू, 2 जून को ये होम क्वारंटीन हुई थी। दिल्ली से 17 मार्च से दिल्ली रह रही थी और 2 जून को यहाँ आई थी, तो उसका जो क्वारंटीन किया गया था, तो उसके बाद जो है इसके बुखार आया, तो इसके जो परिजन थे उन्होंने जानकारी नहीं दी कि ये क्वारंटीन है। तब बाद में जो है जब इसकी मौत हो गई, जब बुखार से मौत हुई, तब लिस्ट खंगाली अस्पताल प्रशासन द्वारा, तब उन्हें पता चला कि ये जो है महिला क्वारंटीन थी और इसकी मौत के बाद अब इसके सैंपल लेकर के जांच के भेजे गए हैं। जी। तो ये जांच रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, कुछ पता लग पाया है कि तभी पता लग पाएगा कि क्या वाकई ये कोरोना पॉजिटिव मरीज थी? देखिए नीलू, अभी तो गई है तो 2-3 दिन का समय तो जांच में लगेगा ही। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कब तक ये जांच, कब इसकी रिपोर्ट आएगी। 2-3 दिन का समय कम से कम इसमें लगने की संभावना है। जी नीलू। चलिए गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली से लौटी थी ये महिला, क्वारंटीन पर रखी गई थी और फिर जब इनकी हालत बिगड़ी, अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया। अब इनकी मौत हो गई है, हालांकि इनके सैंपल को अब भेज दिया गया है ताकि पता लगा पाए कि ये क्या कोरोना पॉजिटिव मरीज थी। और उत्तरकाशी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। कल शाम को ही 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो कि दोनों भटवाड़ी ब्लॉक के रहने वाले हैं। इसमें एक मरीज की दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक कुल 913 सैंपल सामने आए हैं, जिनमें से वर्तमान तक 679 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और 209 की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मैजिस्ट्रेट्स नियुक्त किए हैं, जिनका काम ये होगा कि वो मास्क या फेस कवर पहनने या नहीं पहनने वाले लोगों के विरुद्ध जो आवश्यक कार्रवाई की जानी है या किसी के द्वारा पब्लिक प्लेस पे स्पिट किया जाता है तो उस क्रम में जो भी पनिशेबल ऑफेंस में उन्हें जो जुर्माने लगाने हैं, जो चीज़ें उनको इंश्योर करेंगे। इसके अतिरिक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करवाएंगे। और केदारनाथ धाम में हर दिन 800 भक्तों को दर्शन की इजाजत देना देवस्थानम बोर्ड पर अब भारी पड़ रहा है। अब केदारनाथ विधायक मनोज रावत और व्यापारियों ने भी इसका विरोध किया। विधायक मनोज रावत ने कहा कि ये सरकार का एक तरफा और तानाशाहीपूर्ण निर्णय है, इसलिए केदारनाथ में कोरोना काल के दौरान अगर कोई घटना होती है तो सरकार को ही इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वहीं केदारनाथ सभा के अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने भी यात्रा खोलने के निर्णय पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और यात्रा का विरोध करने का ऐलान किया है। बड़ी बात है कि राज्य सरकार ने स्टेक होल्डर के मत को न मानते हुए एक नया विचार थोपा है कि 800 लोगों को यात्रा के लिए भेजा जाए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार को ये बताना चाहिए कि रुद्रप्रयाग जिले और उत्तराखंड में क्या कोविड के केसेस नहीं हैं और अगर किसी किस्म का संक्रमण फैलता है तो उसकी जिम्मेदारी इस स्थिति में सरकार की रहेगी, क्योंकि सरकार का एक तरफा और तानाशाहीपूर्ण निर्णय ये है। और राज्य के लोगों के लिए चारधाम यात्रा की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन देवस्थानम बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ पंडा पुरोहित आ चुके हैं। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने बाबा केदार धाम की यात्रा शुरू करने का विरोध किया है और कहा कि तीर्थ पुरोहितों की राय को दरकिनार कर दिया गया। अब ऐसे में तीर्थ पुरोहित समाज को कोरोना महामारी का डर सता रहा है और उन्होंने मांग की है कि पहले केदारनाथ में व्यवस्थाएं ठीक हो, उसके बाद ही यात्रा की शुरुआत हो। अभी राशन पहुंचाने के लिए घोड़े खच्चरों की व्यवस्था नहीं है। घोड़े खच्चर अगर वहां पे बुलाए जाते हैं तो कम से कम 5 से 7 दिन लगेंगे। उसके बाद राशन पहुंचाने में केदारनाथ तक 2 दिन और लगेंगे उन घोड़े खच्चरों के माध्यम से। जो हमारा तीर्थ पुरोहित संगठन है हमारा, उसके पदाधिकारियों ने भी पहले ही कह दिया था कि 30 जून तक यात्रा नहीं होनी चाहिए। सरकार ने जो है केदारनाथ में यात्रा खोलने का मन बनाया है और उसमें यह कहा गया है कि केवल 3 जिले के लोग ही केदारनाथ में यात्रा करेंगे। ये समझ में नहीं आता कि एक तरफ तीर्थ पुरोहितों से सरकार वार्ता कर रही है और दूसरी तरफ जो है उनके मना करने के बावजूद भी यात्रा सुचारू करने का जो निर्णय लिया गया है वो न्यायसंगत नहीं है। और कुमाऊं में आज बीजेपी की वर्चुअल रैली है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 3 बजे कुमाऊं में पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों को संबोधित करेंगी वर्चुअल रैली के जरिए। प्रदेश में किसी भी नेता की ये पहली वर्चुअल रैली है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि ये रैली ऐतिहासिक होगी और घर बैठे ही 1 लाख से ज्यादा लोग मोदी सरकार की उपलब्धियां जान पाएंगे। रैली होगी और अपने आप में अनोखी रैली होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयोग चल रहा है, ये प्रयोग बहुत सफल है। इससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी जो पूर्व में थे और गृह मंत्री हैं इस समय, उनकी रैली भी हो चुकी है। लगभग 1 से 1.5 लाख लोग आज उनकी रैली को सुनेंगे और उनको साक्षात देखेंगे।
आईएमए पासिंग आउट परेड से ठीक 3 दिन पहले अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रेनिंग के दौरान जेंटलमैन कैडेट्स की मेहनत का इनाम दिया गया। आईएमए से इस बार पास आउट होने वाले 333 जेंटलमैन कैडेट्स हैं, जिनमें 90 कैडेट्स मित्र देशों के हैं। आईएमए के क्षेत्रपाल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में जेंटलमैन कैडेट्स को ट्रेनिंग में किए गए विशिष्ट कार्यों के विभिन्न ट्रॉफी प्रदान कर पत्र सौंपे गए। आईएमए में आयोजित अवार्ड सेरेमनी में अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल JS नेगी ने भावी अफसरों को देश की आन बान और शान की रक्षा के मूल मंत्र दिए। उन्होंने भावी सैन्य अफसरों को विभिन्न उत्कृष्टता पुरस्कार दिए। कमांडेंट ने किसी भी परिस्थिति से सामना करने, बदलाव को आत्मसात करने व तकनीक में दक्षता हासिल करने की सीख दी। वहीं पुरस्कृत होने वाले कैडेट्स में खुशी देखने को मिली तो पहली बार पासिंग आउट परेड में परिवार के ना होने से भी कुछ मायूसी देखने को मिली। गर्व की बात है कि हम कुछ दिनों बाद आज से अंतिम पक्ष से गुजरेंगे और उसके बाद अपनी नई ज़िंदगी का पहले कदम से भी गुजरेंगे। जैसे आपको पता होगा कि ये पहली बार है हम अपनी एकेडमी में पहला कदम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये सब एक कोरोना जो पैंडेमिक अभी चल रहा है दुनिया में, उसके रहते हुए भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी है। इसका मैं श्रेय अपने इंस्ट्रक्टर्स को देना चाहूँगा। हमारे पेरेंट्स एक्चुअली ये भी हुए, हमारे कमांडर्स जो हमें सिखाते हैं, तो हम हमेशा ये मिस कर जाते थे कि सितारे इनसे भी लगने चाहिए थे, पर इस बार हो रहा है कि सितारे में ये लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स को नहीं, जब मैं वापस आऊँगा मैं सितारे उतारूँगा और मैं अपने पेरेंट्स से दोबारा लगवाऊँगा। इवेंट एक पासिंग आउट कोर्स की ज़िंदगी में, और हर जेंटलमैन कैडेट जो पासिंग आउट कोर्स से होता है उसकी जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, क्योंकि उसके जो पूरा परिश्रम है एकेडमी डेज़ का, उसका निचोड़ है। आज के दिन उसको अवार्ड्स मिलते हैं वेरियस फील्ड में, चाहे वो एकेडमिक्स हो, सर्विस सब्जेक्ट हो, मिलिट्री ट्रेनिंग हो। और पे आज का जो दिन था उसमें कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने अवार्ड को प्रोसाइड किया सेरेमनी को, और आज के दिन उन्होंने अवार्ड्स जेंटलमैन कैडेट्स को प्रदान करें। टिहरी में जिला प्रशासन ने नगर पालिका को 4 बड़ी सैनिटाइजेशन मशीन दी है, जिसके बाद पालिका ने शहर को सैनिटाइजेशन की शुरुआत की है और इसकी कमान खुद नगर पालिका अध्यक्ष सीमा कृष्णाणी ने संभाली है। पालिका अध्यक्ष ने खुद बोराड़ी बाजार को सैनिटाइज किया और बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क भी दिए। पालिका अध्यक्ष का कहना था कि टिहरी में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए पालिका प्रशासन भी अलर्ट है और हफ्ते में हर बुधवार को बाजारों का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। मार्केट बंद रखा है ताकि अच्छे ढंग से इसका जो साइकिलिंग होती है वो खत्म हो जाए। सब सब्जी की कुछ दुकानें खुली है 1-2 घंटे, और पूरे दिन भर आज सैनिटाइजर होता रहेगा। मार्केट है, मस्जिद है और मंदिर है और स्कूल वगैरह जो जहाँ ज़्यादा है। कल से जब क्वारंटाइन सेंटर है, जो मोहल्ले जिनमें ज़्यादा संख्या में लोग रखे हुए वहाँ पे ज़्यादा होगी, और आज हम सिर्फ मार्केट और मंदिर और मस्जिद का वो करेंगे। और लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को लाने और छोड़ने के लिए रोडवेज के साथ साथ प्राइवेट गाड़ियों का भी इस्तेमाल हुआ और जल्द पेमेंट देने की बात कही गई थी, लेकिन अब टैक्सी मालिक पेमेंट के लिए सरकारी दफ्तरों की चक्कर काट रहे हैं। करीब 10 लाख से भी ज्यादा का पेमेंट प्रशासन को करना है और किराया नहीं मिलने से टैक्सी मालिकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि डीएम का कहना है कि जल्द पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा। और 2.5-3 महीने से हम लगे हुए हैं उसमें, किसी को छोड़ना, किसी को लाने। कम से कम 20-30 हज़ार तो लगभग यहाँ पे लगभग लोग आए हैं, और उनको एक बारी पहले हम घर पहुँचाए, उसके बाद फिर वापस लाए टेस्ट के लिए। और हम लोगों का जो पेमेंट है या और चीज़ें हैं वो अभी तक हमारा भुगतान नहीं हुआ है। हमने इसमें ARTO को निर्देशित कर दिया है और वो भी हमें बिल्स बना करके दे रहे हैं। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हम होटल संचालक, रेस्टोरेंट संचालक जिन्होंने हमें हमारे क्वारंटीन सेंटर पे भोजन की आपूर्ति की है और जिन्होंने भी अपनी गाड़ियां प्रशासन को दी थी अन्य उसमें जो भी व्यवस्थाएं बनाने में, उनको हम 1 हफ्ते के अंदर सबका पेमेंट सुनिश्चित कर देंगे। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा से लगे ढिकुली गांव में एक बाघ ने 2 मवेशियों को अपना शिकार बना लिया और ये बाघ शाम को इनमें से एक मवेशी को खींचकर जंगल की ओर ले गया। इस पूरी घटना को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार ने अपने कैमरे में कैद किया। रजवार का कहना है कि ये बाघ एकदम स्वस्थ है, लेकिन बाघ का इतने खुले में आकर इसका शिकार करना थोड़ा आश्चर्यजनक है। घटना रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज की है। 2 मवेशियों को मारा गया टाइगर द्वारा, और इसको जब टाइगर इसको मवेशियों को ले जा रहा था खींच के, तब ये इसको मैंने वीडियो शूट किया और बोला जा रहा है कि टाइगर घायल है। ये टाइगर घायल नहीं है और काफ़ी स्वस्थ है। और जो चोट के बारे में बोल रहे हैं कि नाक के पास चोट है, वो चोट 1 साल पुरानी है।
तो मैं बोलूँगा ये स्वस्थ है और सही है। हाँ, ऐसा कम होता है कि टाइगर को ऐसे मवेशियों को ओपन में आके मारना पड़े, और जब कभी प्रे नहीं मिल पाता, शिकार नहीं मिल पाता, तब उनको ऐसा करना पड़ता है अपने पेट के लिए। और नैनीताल से खबर है, यहां के जलाल गांव में गुलदार का आतंक नजर आ रहा है और गुलदार ने गौशाला में घुसकर 80 से ज्यादा बकरियों को मार दिया। गुलदार देर रात गौशाला में घुसा था और बकरियों को मारने के बाद भाग गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इस बात की जानकारी दी। अब ग्रामीण गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। नैनीताल जिले में काठगोदाम हैड़ा खान पटलोट रोड को जल्द ठीक करने के लिए पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। कुमाऊं कमिश्नरी में प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार पर जनता की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि 3 महीने से सड़क टूटी है, लेकिन सरकार अब तक सोई हुई है। किसानों को 50 किलोमीटर घूमकर आना जाना पड़ रहा है। ये सड़क जो है हमारे उखलकांडा के करीबन 70 गांवों को जोड़ती है, और उखलकांडा से अलावा भी हमारे जो है रिष्टा साहिब, चंपावत, यहाँ से भी हमारे कई वाहन जो है उस रास्ते से आते हैं। तो इसमें हमारी यही मांग है कि यह जल्दी से जल्दी इस मार्ग का सुधारीकरण और जो दीवार टूटी है उसको तुरंत मरम्मत कराएं, वरना हम जो है सारे उखलकांडा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हम जो है सड़कों पर उतरेंगे, और उसके बाद जो है 20 या 21 तारीख तक अगर निर्माण नहीं किया तो हम मुख्यमंत्री आवास में धरना देंगे। और काशीपुर में एक शख्स ने 2 महिलाओं की बेरहमी से पिटाई की। अब उसका वीडियो वायरल हो रहा है। असल में ये 2 महिलाएं एक लड़की की उसके मायके में शिकायत करने गई थी। लड़की के पिता ने दोनों को बुरी तरह से पीटा। वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस शख्स ने बेरहमी के साथ इन महिलाओं को लाठी डंडों से मारा। मारपीट की इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। महिलाओं ने मारपीट करने वाले शख्स के खिलाफ तहरीर दी है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। घटना विजयनगर की बताई जा रही है। विकासनगर के चक्राता में वन विभाग के 5 ऐतिहासिक बंगलों का जीर्णोद्धार किया है और अब इसका सीधा फायदा प्रकृति और जंगलों को नजदीक से जानने की इच्छा रखने वाले पर्यटकों को मिलेगी। चक्राता की बात की जाए तो वन प्रभाग में कुल 19 बंगले मौजूद हैं, जिसमें से बुधेर घाटी का बंगला 1868 में बनाया गया था और इसी तरह से अन्य बंगले भी काफी पुराने हैं जो कि जर्जर हालत में थे। लेकिन अब चक्राता, देवबंद, मुंडाली, बुधेर घाटी और रामपुर मंडी के बंगलों की हालत शानदार बना दी गई है। जीर्णोद्धार किया गया है। हमारा जो बुधेर का वन विश्राम गृह है वो लगभग 151 साल पुराना है। 1868 का रेस्ट हाउस है। मेरे ख्याल से नॉर्दर्न इंडिया में सबसे पुराना रेस्ट हाउस होगा और वो भी हमने जो है रिनोवेट किया हुआ है। और इसके अलावा कनासर, चक्राता और मुंडाली है, वो काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए वहाँ पर कोई बाहर का टूरिस्ट नहीं जा पाता क्योंकि काफ़ी पैदल जाना पड़ता है। चंपावत जिले में लॉकडाउन में ढील मिलने के साथ ही प्रवासियों को लाने और छोड़ने के 400 गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। प्रवासी दूसरे राज्यों से लाने छोड़ने के अलावा नेपाल से आए प्रवासियों के लिए 400 छोटे बड़े वाहनों का इस्तेमाल हुआ, जिसमें रोडवेज बस के अलावा टनकपुर आरटीओ ऑफिस प्राइवेट वाहनों की व्यवस्था की गई। आरटीओ के मुताबिक विभाग गाड़ियों के भुगतान को लेकर शासन को एस्टीमेट भेज दिया है। तो अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।